गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रानी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ आकलन की चुनौतियाँ। देखिए, इससे पहले हमने अध्ययन किया था, पूरे ही पेपर में हमने अध्ययन किया है मापन का, मूल्यांकन का, क्यों आवश्यक है, आकलन क्यों किया जाता है, बालक के बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए, बालक के बौद्धिक स्तर की जानकारी के लिए, उसके विकास की, क्योंकि शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। उस सर्वांगीण विकास में बालक का शारीरिक विकास भी सम्मिलित होता है, बालक का मानसिक विकास भी सम्मिलित होता है, बालक का बौद्धिक स्तर भी सम्मिलित होता है। सारी एक्टिविटी उसकी सम्मिलित होती हैं, तब जाके उसका आकलन पूर्ण रूप से किया जा सकता है, तब जाके उसका सर्वांगीण विकास संभव है। क्योंकि उस आकलन के द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त होता है हमको, उसके आधार पर ही टीचर शिक्षक स्टूडेंट के विषय में अपनी मानसिकता तय करता है, स्टूडेंट के विषय में परफेक्ट घोषणा कर सकता है। परफेक्ट घोषणा का तात्पर्य यहाँ इससे है कि बालक किसी के साथ गलत नहीं हो जाए, किसी के विषय में गलत भविष्यवाणी हमारे द्वारा नहीं हो जाए। कोई बालक अच्छा है, उस अच्छी उन्नति कर रहा है, उसका बौद्धिक स्तर अच्छा है, अगर हम उसके एक ही पक्ष को देखते हैं और उसका आकलन कर देते हैं और उसके विषय में घोषणा कर देते हैं, तो यह उसके साथ नाइंसाफ़ी कहलाती है। जबकि हमें चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि वह उसके सर्वांगीण एक्टिविटीज़ को देखकर ही उसके विषय में पर्याप्त घोषणा करे। अगर टीचर ऐसा नहीं करता है तो वह योग्य शिक्षक की श्रेणी में नहीं आ पाता है, क्योंकि एक प्रभावी और योग्य शिक्षक के लिए बालक का भविष्य सर्वोपरि होता है। यह उसका दायित्व भी होता है, यह उसका कर्तव्य भी होता है, यह उसकी जिम्मेदारी भी होती है और यह उसका कर्म भी होता है कि वह, क्योंकि जिस उद्देश्य से वह विद्यालय महाविद्यालय में आ रहा है, बालक जिस उद्देश्य से आ रहा है, जिन शैक्षिक उद्देश्यों को बालक के लिए निर्धारित किया गया है, जिन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए टीचर प्रयत्न करता है, उन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पर्याप्त मदद की जाए। तो अगर शिक्षक ऐसा नहीं कर पाता है या शिक्षक में ऐसी योग्यता विद्यमान नहीं है कि वह बालक का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सके, निष्पक्ष आकलन कर सके, सर्वांगीण आकलन कर सके, तो यह उसके लिए बहुत हीनता की बात होती है। अब बात आती है हमारी चैलेंजेस ऑफ असेसमेंट, आकलन की चुनौतियाँ। अधिगम के लिए आकलन के परिणाम प्रायः बहुत दूरगामी होते हैं। बालक जो अधिगम करता है और जितना अधिगम करता है, जिस स्तर से वह अधिगम करता है, इन सब की विस्तृत जानकारी शिक्षक को होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि वे विद्यार्थियों के विषय में, जो विद्यार्थियों की प्रोग्रेस है, विद्यार्थी का फ्यूचर है, विद्यार्थी की जो कक्षा का जो स्तर है, वह उस अधिगम के स्तर से ही ज्ञात होता है। तो विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से आकलन के परिणाम प्रभावित करते हैं। अतः अध्यापक का दायित्व है कि वह विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अधिगम की सही सूचना अर्थात प्रभावकारी आकलन किया जाए। अधिगम की सही सूचना और यानी पूरी तरह से टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह बालक का सही आकलन कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर टीचर को यह समझ में आता है कि वह बालक का सर्वांगीण आकलन नहीं कर पा रहा है, तो उसे अपनी तकनीकों में परिवर्तन करना चाहिए, उसे किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लेनी चाहिए, उसे किसी मनोवैज्ञानिक या अदर किसी सहयोगी से उसके विषय में विस्तृत जानकारी अर्जित करनी चाहिए। तो यही बात है कि आकलन दोनों के जीवन में महत्वपूर्ण है। अध्यापक के आकलन का उद्देश्य विशेष रूप से शिक्षण अवधि के अंत में यह निर्धारित करना होता है कि शैक्षिक लक्ष्यों को, शिक्षण अवधि के अंत में आकलन का जो उद्देश्य है वह मेन रूप से होता है कि जो शिक्षण काल चला है हमारा, उसके अंत में विद्यार्थी ने पर्याप्त निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। अगर उसे ये जानकारी हो जाती है कि जो विद्यार्थी ने उन उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, तो वह अगर
वह तकनीकें जो उसने काम में ली हैं अधिगम में शिक्षण में, अगर वह अगर प्रभावकारी रही हैं, उनसे पर्याप्त शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति हो चुकी है, तो वह उन्हें आगे एज इट इज़ रख सकता है, उन्हें आगे गतिमान रख सकता है। लेकिन यदि उन शिक्षण तकनीकों में कोई परेशानी आई है बालक को अधिगम करने में उन शिक्षण तकनीकों के से, तो बालक ने पर्याप्त शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति उस सीमा तक नहीं हुई है जिस सीमा तक उन्होंने निर्धारित तय किया है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी शिक्षण तकनीकों में पर्याप्त परिवर्तन करे। बालक के स्तर के अनुसार, बालक के गति के अनुसार, बालक के सीखने के अनुभवों के अनुसार ही शिक्षक को अपनी तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। अधिगम का आकलन वह है जो सार्वजनिक रूप से उजागर होता है, जिसका परिणाम कथन या प्रतीक के रूप में होता है। विद्यार्थी की उपलब्धि का अध्यापक ग्रेड, अंक और विद्यार्थी की उपलब्धि के लिए अध्यापक आकलन करते समय क्या करता है, किसके माध्यम से करता है? ग्रेड, अंक, ग्रेड, अंक और प्रमाण पत्र। ग्रेड, अंक और प्रमाण पत्र के माध्यम से बालक का जो उपलब्धि का आकलन है वह किया जाता है। इस प्रकार आकलन का कार्य अध्यापक द्वारा पठन की इकाई पूर्ण होने की अवधि के अंत में होता है। यानी अध्यापक द्वारा जो आकलन है वह पठन की जो तैयारी है वह पूर्ण होने के अंत में होता है। अब देखिए, अध्यापक के समक्ष विद्यार्थियों का आकलन करते समय भिन्न भिन्न चुनौतियाँ होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अध्यापक का मेन दायित्व होता है कि वह विद्यार्थी का आकलन निष्पक्ष रूप से करे, विद्यार्थी का आकलन इस प्रकार से करे कि उसका सर्वांगीण आकलन किया जा सके, उसके विषय में स्पष्ट घोषणा की जा सके। लेकिन आवश्यकता है कि इसके लिए अध्यापक का जो दृष्टिकोण है वह बहुत क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो इसके लिए अध्यापक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं के विषय में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका अध्यापक को सामना करना पड़ता है। देखिए, पहली चुनौती है विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन में परेशानी। विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन में परेशानी। विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन में परेशानी चुनौती से स्पष्ट है। बालक के अधिगम आकलन हेतु पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ साथ उसकी अन्य उपलब्धियों संबंधी सूचनाओं को भी आकलन अध्यापक को करना पड़ता है। यानी देखिए, बालक के अधिगम आकलन हेतु, बालक के अधिगम आकलन हेतु पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ उसकी अन्य उपलब्धि संबंधी सूचनाओं का भी उसकी अन्य उपलब्धि संबंधी सूचनाओं का भी आकलन अध्यापक को करना पड़ता है।
बालक के अधिगम आकलन हेतु पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ उसके अन्य उपलब्धि संबंधी सूचनाओं का भी आकलन अध्यापक को करना पड़ता है। ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि बालक के विषय में विशेष घोषणा करने से पहले अध्यापक को एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अध्यापक उसके किसी एक पक्ष को लेकर उसके विषय में घोषणा नहीं कर सकता, उसे उसके संपूर्ण सर्वांगीण पक्षों की जानकारी चाहिए, उनके उपलब्धि स्तर के विषय में उसे विश्लेषण करना होता है, आंकड़े कलेक्ट करने होते हैं, तब जाके वह उसके सर्वांगीण विकास के विषय, उसके बौद्धिक स्तर, उसके मानसिक स्तर, उसके उन्नति स्तर के विषय में घोषणा कर सकता है। पाठ्यवस्तु के ज्ञान के आधार पर ही वे बालक का आकलन करता है, किंतु अधिगम के आकलन में विद्यार्थियों की समझ, देखिए वैसे तो हम कहें कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पाठ्यवस्तु के ज्ञान के आधार पर हमारे सामने आती है, लेकिन जो अधिगम का जो आकलन है, उसने क्या सीखा, उसका जो आकलन है वह है बालक की समझ, ज्ञान, कौशल, मनोवृत्तियों आदि। अधिगम का जो आकलन है, अधिगम का आकलन बालक की समझ, ज्ञान, कौशल, उसकी समझ, ज्ञान, कौशल, मनोवृत्तियों आदि के रूप में भी किया जाता है। देखिए, जो क्योंकि अधिगम का जो आकलन है वह अपने आप में बहुत व्यापक क्षेत्र होता है, तो उसमें बालक की समझ, उसके ज्ञान, उसके कौशल, उसकी मनोवृत्तियों, उसकी रुचियों, उसके द्वारा कार्य करने के तरीके, इन सब का भी उसे आकलन उचित रूप से कर लेना चाहिए। तभी वह अध्यापक बालक के अधिगम के आकलन कर सकता है। इन पक्षों का, अतः इन सब चीज़ों का आकलन करने के लिए एक योग्य और अनुभवी टीचर की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य रूप से अध्यापकों में नहीं पाई जाती है। यदि यहाँ पर जब इस आकलन का, अधिगम के आकलन का जब प्रश्न उठता है, तो अधिकांश अध्यापक इन सब का, बालक के इन सब क्षेत्रों का आकलन करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पर बालक के सर्वांगीण विकास के रूप में स्पष्ट घोषणा नहीं की जा सकती है। अधिगम के आकलन के लिए उसकी समस्त उपलब्धि स्तर को शिक्षक को देखना होता है। दूसरा है आकलन विधियों के चयन में परेशानी। आकलन विधियों के चयन में परेशानी। विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन में परेशानी, आकलन विधियों के चयन में परेशानी। देखिए, मैंने ये कहा था अभी कि टीचर को बहुत सारी तकनीकों का प्रयोग करना होता है, बहुत सारी विधियों का प्रयोग करना होता है। तो और ये ज़रूरी नहीं है कि हर विधि उसको पर्याप्त परिणाम दे सके। तो एक अध्यापक को आकलन करते समय, अधिगम का आकलन करते समय विभिन्न विधियों का चयन करना होता है, जो कि उसका जिस उद्देश्य से उन विधियों का निर्माण किया जा रहा है वह परिणाम प्रदान कर सके। ऐसी विधियों का चयन करने में अध्यापक को अमूमन परेशानी का सामना करना पड़ता है। अध्यापकों की समक्ष विद्यार्थियों का आकलन करते समय एक चुनौती यह भी होती है कि मुझे बालक का आकलन करने के लिए कौन सी विधि, एक चुनौती यह भी होती है कि मुझे बालक का
आकलन करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त करनी है। कौन सी प्रयुक्त करनी है, कौन सी विधि का मुझे प्रयोग करना चाहिए, कौन सा बालक इस विधि के अनुसार किस बालक का अच्छे से आकलन किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही विधि सारे बालकों पर अप्लाई की जा सके। कोई प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त है तो कोई सामान्य बालकों के लिए और कोई सामान्य से नीचे वाले बालकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हर विधि हर बालक का आकलन संपूर्ण रूप से नहीं कर सकती है। अधिगम के आकलन के लिए चयनित विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो पाठ्यक्रम के वांछित परिणामों तथा अधिगम सत्यता के अनुरूप हों। पाठ्यक्रम के वांछित परिणामों ऐसी विधि होनी चाहिए, विधि ऐसी होनी चाहिए जो अधिगम के लिए वांछित परिणामों और अधिगम सत्यता के अनुरूप हो और अधिगम सत्यता के अनुरूप हो तथा विद्यार्थियों की योग्यता की पर्याप्त सूचना प्रस्तुत कर सके तथा विद्यार्थियों की योग्यता की पर्याप्त सूचना प्रस्तुत कर सके। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बताई कि आकलन के लिए विधियों का चयन करना अध्यापक के लिए सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। हर विधि के द्वारा हर बालक का आकलन नहीं किया जा सकता। तो यह चुनौती यह भी हो सकती है कि कौन बालक का आकलन करने के लिए वह कौन सी विधि का प्रयोग करे। विधि ऐसी होनी चाहिए जो कि पाठ्यक्रम के वांछित परिणामों और अधिगम की सत्यता की जाँच करा सके। वास्तव में ये इस उद्देश्य से इस विधि का निर्माण किया गया था और इस विधि के द्वारा बालक ने ये अधिगम किया है। इस प्रकार की स्पष्ट व्याख्या वह कर सके। अधिगम के आकलन में सभी विधियों को सम्मिलित करना कठिन होता है। अतः अध्यापक अधिकांशतः परीक्षण और परीक्षाओं का ही प्रयोग कर सकता है। देखिए, एक समस्या ये भी होती है कि टीचर अधिगम का आकलन करते समय सारी विधियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। अतः वह छोटे छोटे परीक्षणों के द्वारा ही अधिगम का आकलन करता रहता है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। एक तो ये विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन में परेशानी, आकलन विधियों के चयन में परेशानी, आकलन विधियों के चयन में भी uns परेशानी होती है। अगला है आकलन में निष्पक्षता का अभाव। आकलन में निष्पक्षता का अभाव। आकलन में निष्पक्षता का अभाव। मैंने ये बताया कि अध्यापक को सभी बालकों के प्रति ईमानदार होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से स्पष्ट रखना चाहिए। अगर अध्यापक का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है, वह किसी बालक के साथ कैसा व्यवहार करता है, किसी बालक के साथ कैसा व्यवहार करता है, किसी बालक के साथ कैसी विधियों का प्रयोग करता है और
उसके प्राप्त परिणामों में यदि उलटफेर करता है तो यह आकलन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। आकलन में निष्पक्षता का अभाव। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करते समय अध्यापक का दृष्टिकोण निष्पक्ष और तटस्थ होना आवश्यक है। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करते समय अध्यापक का निष्पक्ष और तटस्थ होना आवश्यक है। निष्पक्ष और तटस्थ होना आवश्यक है। वह किसी भी बालक के प्रति अधिगम में ना तो दयालुता दिखाए और ना ही वह ना ही कोई बालक उसके लिए विशेष होना चाहिए, ना ही कोई बालक उसके लिए हीन होना चाहिए। सभी बालकों के प्रति उसका दृष्टिकोण निष्पक्ष और तटस्थ होना चाहिए। किंतु आकलन पर अध्यापक की मनोवृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये हमने मान लिया कि अधिगम का आकलन करते समय अध्यापक का जो दृष्टिकोण है वह निष्पक्ष और तटस्थ होना चाहिए, किंतु आकलन पर अध्यापक की मनोवृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है। किंतु यानी कि आपका दृष्टिकोण जैसा होगा, आपकी मनोवृत्ति कैसी होगी। देखिए, एक परीक्षण मैंने तैयार किया है। मेरा दृष्टिकोण है कि बालक को इस प्रश्न का आंसर यस में देना चाहिए, जबकि ये मेरा दृष्टिकोण है, लेकिन बालकों का दृष्टिकोण है कि इस प्रश्न का आंसर नो होना चाहिए। तो उस मनोवृत्ति का प्रभाव आकलन में पड़ता है। अब मैं जब उस परीक्षण को जांच करूंगी तो उसको मेरी दृष्टि से वह रॉन्ग होगा, जबकि स्टूडेंट की दृष्टि से वह राइट होगा। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति का प्रभाव भी आकलन पर पड़ता है, अधिगम के आकलन पर पड़ता है। अध्यापक समय के साथ साथ आकलन में स्थिर नहीं रह पाता। अध्यापक जो है वह समय के साथ साथ आकलन में स्थिर नहीं रह पाता। उसकी मानसिकता समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। आज जो उसकी दृष्टि में सही है, कल में हो सकता है उसकी दृष्टि में गलत हो। समय के अनुसार उसकी मानसिकता भी परिवर्तित होती रहती है। क्या सभी विद्यार्थियों के आकलन में समान अवसर प्रदान किए गए? क्या अध्यापक के पास सभी विद्यार्थियों के अधिगम के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है? इन सब बातों के आधार पर बालक का सही आकलन हो सकता है। देखिए, 3 प्रश्न है यहाँ पर कि क्या सभी विद्यार्थियों के आकलन में समान अवसर प्रदान किए गए। ये दृष्टिकोण उसका रहता है कि एक ही अध्यापक सभी बालकों का आकलन पूरी रूप से नहीं कर पाता है। उसके लिए अलग अलग अध्यापकों की टीम बनानी होती है, अलग अलग स्टूडेंट की टीम बनानी होती है। तो उसके दिमाग में ये प्रश्न रहता है कि क्या जब जो हमारा आकलन है वह निष्पक्ष तभी हो सकता है जब सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं।
सभी के लिए समान मनोवृत्ति का प्रयोग किया जाए। जबकि उसके दिमाग में शंका रहती है कि क्या सभी बालकों के लिए परीक्षण में समान अवसर प्रदान किए गए, विद्यार्थियों के लिए आकलन में समान अवसर प्रदान किए गए, यानी किसी सभी बालकों के साथ एक सा व्यवहार किया गया। क्या अध्यापक के पास सभी विद्यार्थियों के अधिगम के संबंध में, क्या प्रत्येक अध्यापक के पास सभी विद्यार्थियों के जो अधिगम के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है या नहीं है, क्या उन्होंने पर्याप्त रूप से उनका आकलन किया है या नहीं है, उनसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही वह अपनी घोषणा कर पाता है। इन सब बातों के आधार पर ही बालक का सही रूप से आकलन किया जा सकता है। किन बातों के आधार पर? जब प्रत्येक अध्यापक द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं उपलब्धि के लिए, और दूसरा सभी विद्यार्थियों के अध्यापक के पास सभी विद्यार्थियों के अधिगम के संबंध में पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध हों, पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हों, तभी बालक के विषय में निष्पक्ष मूल्यांकन संभव हो सकता है। लेकिन ऐसा प्राय नहीं हो पाता है। अध्यापक की सोच का, अध्यापक के दृष्टिकोण का बालक के आकलन में पूरा प्रभाव पड़ता है। देखिए 3 परेशानियां मैंने अभी आपको बताई। विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन में परेशानी, बालक के अधिगम के आकलन हेतु पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ उसकी अन्य उपलब्धि सूचनाओं का भी, यानी कि अन्य उपलब्धि सूचनाओं का भी आकलन किया जाना संभव होता है। यानी कि अध्यापक एक क्षेत्र के साथ साथ उसके संपूर्ण क्षेत्रों का आकलन अध्यापक को करना होता है। केवल पाठ्यक्रम पर वह किसी बालक के विषय में घोषणा नहीं कर सकता। पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य से आगामी गतिविधियों, अन्य क्षेत्रों के संबंध में प्राप्त उपलब्धि स्तर को भी उसे जांचना होता है। अधिगम का आकलन बालक की ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति, समझ आदि के आधार पर भी किया जाता है, और इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक योग्य और अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता होती है, जो कि बालक के व्यक्तित्व को सर्वांगीण रूप से देख सके, बालक के व्यक्तित्व की सूक्ष्म से सूक्ष्म मूल्यांकन कर सके। ये था विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन में परेशानी। यह एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है कि क्या परेशानी अध्यापक को हो सकती है। दूसरा है हमारे पास आकलन विधियों के चयन में परेशानी। देखिए, हर विधि हर बालक के लिए उपयुक्त नहीं होती है। साथ ही साथ हर विधि का प्रयोग हर टीचर नहीं कर सकता है। हर विधि के लिए उसे ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, और हर छात्र के लिए उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ऐसी विधि के चयन करने में अध्यापक को परेशानी होती है, जिससे सभी बालकों का आकलन किया जा सके। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है टीचर के लिए कि वह ऐसी विधि का चयन करे बालक के आकलन करने में जो उसके परिणामों को सत्य रूप में उसके सामने प्रस्तुत कर सके, जो विद्यार्थियों की योग्यता की पर्याप्त सूचना प्रदान कर सके। ऐसी विधियों का चयन कर लेना चाहिए। कई बार अध्यापकों द्वारा ऐसी विधियों का चयन किया जाता है जो कि बालक के विषय में गलत सूचना हमको दे देती हैं, और उनके आधार पर ही हम प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही हम बालक के विषय में घोषणा कर देते हैं। तो ऐसी विधियों का चयन हमें करना चाहिए बालक के आकलन में जो कि सभी के लिए उपयुक्त हो या बालक के बौद्धिक स्तर के अनुकूल हो। ऐसी विधियों का चयन हम कर सकते हैं। अगला है, आकलन में निष्पक्षता का अभाव पाया जाता है। मैंने ये बताया कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक के लिए सभी बालकों की प्रोग्रेस जरूरी होती है। कोई उसका शिक्षक प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टीचर सभी बालकों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। वह किसी एक के प्रति निष्पक्ष नहीं रह सकता, उसे सभी के प्रति निष्पक्ष रहना होता है, क्योंकि सभी बालक उसी पर डिपेंड होते हैं। उनका सबका फ्यूचर उस टीचर पर डिपेंड होता है। तो जब वह बालक का आकलन करता है तब भी उसे निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहिए, जिससे कि बालक उस पर पूर्ण विश्वास कर सके और वह अपने आप में ईमानदार घोषित हो सके। वह बालक के विषय में पूरी घोषणा कर सके कि हाँ, फला वाला कितनी उन्नति इस क्षेत्र में कर सकता है, वह क्या प्राप्त कर सकता
सकता है उसने क्या, उसका उपलब्धि स्तर वास्तव में क्या है। ऐसा नहीं हो कि कल कोई दूसरा अध्यापक उसका आकलन करे और उससे कहे कि नहीं यह बालक तो इतना इंटेलिजेंट था, इसको आपने ऐसे कैसे घोषित कर दिया। तो इस प्रकार की अगर दो राय अध्यापक के आकलन में पाई जाती है तो वह आकलन निष्पक्ष और तटस्थ नहीं कहा जा सकता। आकलन करते समय, बालक का आकलन करते समय, अधिगम का आकलन करते समय अध्यापक को अपनी समस्त भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए। वह किसी एक के प्रति बिल्कुल ज़्यादा दयालु नहीं हो सकता, किसी एक के प्रति तटस्थ नहीं हो सकता, किसी एक के लिए विशेष खास नहीं हो सकता। तो विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करते समय अध्यापक का दृष्टिकोण निष्पक्ष तटस्थ होना आवश्यक है। किंतु आकलन पर यह हो सकता है कि हर व्यक्ति की विचारधारा भिन्न होती है, तो उस भिन्न विचारधारा के आधार पर जब बालक का आकलन किया जाता है तो उस आकलन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि वह अध्यापक की उस पर मनोवृत्ति का प्रभाव पड़ जाता है। तो इसके लिए प्रथम तो परीक्षण ऐसा होना चाहिए जिसके जो विश्वसनीय हो, वैध हो, किसी के भी द्वारा उसे जांचा जाए तो आंसर एक ही आए, जिससे बालक के फ्यूचर पर प्रभाव नहीं पड़े, बालक के साथ बेईमानी नहीं हो, बालक के उपलब्धि स्तर की स्पष्ट घोषणा हो जाए। अध्यापक के आकलन के साथ साथ आकलन में स्थिर नहीं रह पाता है। ये थी हमारी ये तीनों चुनौतियाँ। आगे चुनौतियों के बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।